हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घर्षण बल की। चैप्टर नंबर 5 गति के नियम हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने अलग अलग प्रकार के बलों की बात की। हमने बात की तनाव की, हमने अभिलंब प्रतिक्रिया की बात की, गुरुत्वीय बल की बात की, छदम बल को पढ़ा और ये देखा कि ये कब किस वस्तु पर किस दिशा में कार्य करते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम अच्छे से घर्षण बल भी पढ़ेंगे। घर्षण बल को पूरा करने के लिए हमें 2 से 3 वीडियो करना पड़ेगा हमारे सिलेबस के हिसाब से। इन वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि घर्षण बल क्या है, कितने प्रकार का घर्षण होता है, क्या इसकी जरूरत है, ये होगा तो क्या दिक्कत है, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। ये सब बातें हम इस घर्षण के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसकी दिशा क्या है, कब ये काम करता है, कब ये काम नहीं करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबके लिए हेडिंग रहेगी बच्चों घर्षण या घर्षण बल, जिसको इंग्लिश में हम फ्रिक्शन बोलते हैं। मैंने सबके सामने हेडिंग लिखी घर्षण, इंग्लिश में लिखा फ्रिक्शन। और परिभाषा बताने से पहले हम इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे पूछा बच्चों कि आप सब साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते हुए जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं कि साइकिल कुछ दूर जाके धीमी पड़ने लगती है और कहीं जाके रुक भी जाती है। आपने कहा बिल्कुल जी, हमने देखा है, खुद किया है हमने काम। मैंने पूछा क्यों रुक जाती है। मैंने कहा कि आपके सामने मेज रखी है, मेज पे एक किताब पड़ी है, किताब को आपने धक्का दिया, थोड़ी दूर जाके किताब भी रुक जाती है। आपने कहा जी हाँ ये भी है, हम करके देख सकते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल है। मैंने कहा क्यों रुक जाती है। बच्चों क्या है ऐसा कारण कि वो चलती हुई साइकिल, ये चलती हुई किताब रुक गई। कुछ लोग कह सकते हैं या कुछ बच्चे आप भी कह सकते हैं कि वो साइकिल पे हमने पैडल मारना बंद कर दिया, बल लगाना बंद कर दिया, इसलिए रुक गई है। हमने किताब को धक्का दे के छोड़ दिया, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो इसलिए वो रुक गई है। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट कारण ये नहीं है कि हमने इसको पे बल लगाना बंद कर दिया तो ये विराम में आई है। नहीं, ये इसका कारण नहीं है। मैंने पूछा या आपने मुझसे पूछा फिर कारण क्या है। मैंने कहा कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। किताब आपके सामने पड़ी थी विराम में, आपने उस पर बल लगाया तो चलने लगी। पहला नियम सही साबित हुआ कि बल लगाया तो स्थिति में परिवर्तन हुआ। आपने बल लगा के उसको छोड़ दिया तो बच्चों अगर वो बल की ही वजह से चल रही थी तो उसको एक बल हटाते ही रुक जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आपने बल हटाया उसके कुछ देर बाद तक भी वो किताब चलती रही। पैडल मारने बंद करने के बाद भी वो साइकिल कुछ देर तक चलती रही, एकदम नहीं रुकी। इसका मतलब ये है कि साइकिल का रुक जाना या किताब का रुक जाना, इसके पीछे ये कारण नहीं है कि हमने उस पर बल लगाना बंद कर दिया। इसका कारण यह है कि कोई एक ऐसा दूसरा बल है जो इस वस्तु को, इस साइकिल को, उस किताब को चलने से रोक रहा है, अपने तल के ऊपर चलने से रोक रहा है। बच्चों ये बल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बल को जिसने इस साइकिल को चलते हुए रोक दिया, उस किताब को लुढ़कते हुए रोक दिया, इसी को घर्षण बल कहते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता लेकिन ये काम करता है। लिखने से पहले कुछ और बातें, कब काम करता है घर्षण बल। उसके लिए बच्चों 2 तलों का आपस में संपर्क में आना जरूरी है। साइकिल पे सड़क ने घर्षण बल लगाया क्योंकि पहिया सड़क के ऊपर चल रहा है। किताब के ऊपर मेज ने बल लगाया क्योंकि किताब मेज के ऊपर चल रही है। इसका मतलब घर्षण बल पैदा होने के लिए 2 तलों का संपर्क में आना जरूरी है। मतलब ये जो घर्षण है ये एक प्रकार का संपर्क बल है। जब तक 2 वस्तुएं संपर्क में नहीं आएंगी घर्षण बल नहीं बनेगा। अच्छा, क्या संपर्क में आते ही घर्षण बल बन जाता है। मैंने कहा देखो, मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे संपर्क में लाए, पहले तो मुझे बताओ क्या यहाँ घर्षण है। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि संपर्क में नहीं है इसलिए घर्षण बल नहीं है। मैंने कहा अब संपर्क में आ गए, अब बताओ घर्षण बल। तो बच्चों आपको समझना है अब भी घर्षण बल नहीं है, क्योंकि संपर्क में है। लेकिन ये घर्षण तभी काम करता है जब 2 तल एक दूसरे के ऊपर या तो गति करें या गति करने का प्रयास करें। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आपका कोई दोस्त, मैं एक जनरल ले सकता हूँ, हो सकता है आपका अच्छा दोस्त बहुत अच्छा हो, कि आप दोनों दोस्त हैं और आप में से कोई आगे बढ़ने लगे तो दूसरा आपको आगे बढ़ने से रोके। हाँ, वो कहता है कि साथ साथ चल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मुझसे आगे निकलेगा तो मुझे दिक्कत है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। एक प्रकार का घर्षण है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये किताब है और उसके ऊपर मैं ये मोबाइल फोन रखूँ। बच्चों अभी देखो ये दोनों, ये फोन और ये किताब संपर्क में नहीं है तो इसका मतलब इनके बीच कोई घर्षण नहीं है। लेकिन जब मैंने ये फोन इस किताब के ऊपर रखा
तब भी बच्चों इनके बीच में घर्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये किताब और ये फ़ोन, इनके तल गति नहीं करना चाहते। ये तो रखे हैं, ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। किताब भी वही है, फ़ोन भी वही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है मुझे दिक्कत नहीं है, तू मेरे ऊपर बैठा रहे, मैं तुझ पर घर्षण बल नहीं लगाऊंगा। किताब फ़ोन पे नहीं लगाएगी, फ़ोन किताब पे नहीं लगाया। लेकिन अगर इनमें से भी कोई चलना चाहेगा, जैसे मैं कहूँ कि ये देखो, ये फ़ोन इस किताब के ऊपर अब चल रहा है, तो बच्चों ये किताब इस पे एक बल लगाएगी जो इसकी गति का विरोध करती है। किताब इस फ़ोन की गति का विरोध करेगी। ये तो तब हुआ जब गति कर रही है। लेकिन अगर बच्चों में इस पे बल लगाऊं, ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ अब ये फ़ोन चलना चाहता है लेकिन चल नहीं पा रहा है। देखो अब फ़ोन रखा है, बल नहीं लग रहा है बाहर से, ये फ़ोन चलना ही नहीं चाहता, इसलिए इनके बीच कोई घर्षण बल नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ से एक बल लगाया, चलाने की कोशिश की, लेकिन ये तो नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि घर्षण बल ने इसको चलने से रोक दिया। तो पहली बात, अभी आगे बढ़ेंगे, यही लौटेंगे वापस, लेकिन आपको ये बात समझना है कि घर्षण दो तलों के बीच तब लगता है जब दो तल एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं और दोनों तल एक दूसरे के ऊपर या तो खिसक रहे हों या खिसकने की कोशिश कर रहे हों। अगर दो तल एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, खिसकना नहीं चाहते, दूर ऐसे नहीं, ऐसे, तो उनके बीच घर्षण काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले यही से हम घर्षण की परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे घर्षण एक ऐसा कारक है, एक ऐसा कारक है, कारक के साथ बच्चों बल भी लिख देता हूं, एक ऐसा बल है जो दो संपर्क में स्थित दो तलों के मध्य बीच में होने वाली आपेक्षिक गति या गति के प्रयास का विरोध करता है, विरोध करता है। ये मैंने बच्चों घर्षण की परिभाषा लिखी, एक बार आप इसको नोट करेंगे और फिर मैं आपको एक एक वर्ड इसमें समझाता चलता हूँ, ठीक है। हमने कहा, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल से, किताब और फोन वाले एग्जाम्पल से ही बताना कोशिश की कि घर्षण तभी काम करेगा जब दो तल संपर्क में आएंगे। तो सबसे पहले तो संपर्क में स्थित होना है दो तलों का, दो तल अगर संपर्क में होंगे तभी घर्षण बल बनेगा। लेकिन तब भी कब बनेगा? जब या तो दोनों तल सच में गति कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर। इस आपेक्षिक शब्द का मतलब ये है कि ये तल इसके लिए, ये तल इसके लिए गति कर रहा हो। अगर बच्चों में ये कह दूं, ध्यान से सुनना, कि ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये फोन तो इसके ऊपर विराम में है, तो हम कहेंगे कि ये फोन इस किताब के लिए गति नहीं कर रहा है। सच में ये आगे जा रहा है लेकिन इस किताब के लिए तो ये विराम में है, तो हम कहेंगे कि ये फोन इस किताब के लिए आपेक्षिक गति नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच, इस किताब और इस फोन के बीच घर्षण तभी काम करेगा जब ये फोन इसके ऊपर खिसकेगा। ऐसा नहीं कि अब ये चल रहा है तो आपको गति में, ना ना ना, इससे इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं घर्षण लगाएंगे। हाँ, अगर तुम मेरे ऊपर खिसकोगे, ये किताब कह रही है फोन को कि तुम मेरे साथ साथ कहीं चला जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे ऊपर घर्षण नहीं, सुनना ध्यान से, मैं तेरे ऊपर घर्षण नहीं लगाना चाहती। लेकिन अगर तू मेरे ऊपर खिसक रहा है या खिसकना चाहता है, आपेक्षिक गति या गति का प्रयास, अगर ये फोन इसके ऊपर घिसकने की कोशिश करेगा ना, तब भी इसके ऊपर घर्षण लगा देगी। भले ही ये नहीं खिसक रहा है, अगर इसने खिसकने की कोशिश की, जैसे ही आपके दोस्त ने भले ही ये सोचा कि मैं यार कुछ काम कर लूं, आप पहले ही पकड़ के खींच लोगे कि भाई तुझे काम नहीं करना है। उसने किया नहीं है, करने का प्रयास किया, आपने तभी उसका विरोध कर दिया इसका। या वो सच में चलने लगे, ठीक है, देखो अब ये फोन सच में इस किताब के ऊपर चल रहा है, क्या यहाँ घर्षण बल है? आपने कहा जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपेक्षिक गति हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा क्या अब गति हो रही है? नहीं। क्या घर्षण बल है? आपने कहा नहीं, घर्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चलने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर बल लगाया, अब ये फोन चलने का प्रयास करता है लेकिन ये चल नहीं पाता, क्योंकि इनके बीच घर्षण आ गया है।
तो बच्चों ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूँ, घर्षण तभी लगेगा जब दो तल संपर्क में होंगे, एक दूसरे के ऊपर या तो सच में खिसक रहे हैं, आपेक्षिक गति कर रहे हैं, या गति का प्रयास करते हैं। अगर गति का प्रयास नहीं है तो घर्षण नहीं होगा, ध्यान रखना। तो घर्षण एक ऐसा कारक है जो संपर्क में स्थित दो तलों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति या गति के प्रयास का विरोध करता है, ये घर्षण का है। ठीक है, अच्छा जी आगे सुनो। कभी कभी के बच्चे क्या बोल देते हैं कि घर्षण गति का विरोध करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों अगर ऐसा होता तो फिर घर्षण तो हमें चलाने में सहायता प्रदान कर रहा है, घर्षण की वजह से तो हम चल ही पा रहे हैं। क्या घर्षण गति का विरोध कर रहा है? नहीं, घर्षण गति का विरोध नहीं करता। मैं यहां नोट करके लिखता हूं, घर्षण दो तलों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये लाइन वैसे मैंने तो ऊपर लिख दी, लेकिन फिर लिख रहा हूं, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। परंतु गति का विरोध नहीं करता। कौन सी गति का विरोध करता है? आपेक्षिक। गति का विरोध नहीं करता, गति का विरोध नहीं करता। सुनना ध्यान से। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, मुझे आप बताना सब कि ये किताब है, ये फोन है, ऐसे हैं, क्या इनके बीच घर्षण है? आपने कहा जी घर्षण नहीं है क्योंकि दोनों संपर्क में नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ। आपने कहा संपर्क में है लेकिन गति ना हो रही है, ना होने का प्रयास कर रहे हैं, ना फोन चलना चाहता, ना किताब चलना चाहती, संपर्क में है, गति भी नहीं हो रही है और गति का कोई प्रयास भी नहीं है। आपका दोस्त सोच भी नहीं रहा आगे बढ़ने की, तो आप उसका विरोध क्यों करोगे? इसी तरीके से यहां घर्षण नहीं है। आपने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं इस फोन के ऊपर बल लगाऊं, हाँ आपके दोस्त ने सोच लिया मन मन में कि यार मुझे ना आगे बढ़ना है, काम करना, पढ़ाई करनी है, आपने विरोध करना, अरे हाँ क्यों पड़ेगा, जब मैं नहीं पढ़ा तो तू भी नहीं पढ़ेगा। इसी तरीके से जब ये फोन चल नहीं रहा है, चलना चाहता है, एकदम से घर्षण आ गया। मैंने कहा ठीक है, या सच में ही चलने लगा, आपका दोस्त आपकी बात माननी ही नहीं, उसने फिर भी कह दिया कि यार तू मना करते रहे, मैं तो पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ने भी लगा, आप जाकर डिस्टर्ब कर रहे हो उसको। तो इसका मतलब गति हो रही है तब भी घर्षण होगा, गति का प्रयास है तब भी घर्षण होगा। अब दूसरी बात सुनना, अब मैंने क्या किया, इस किताब को मैं ऐसे चलाने लगा। मैंने पूछा आपको कि मैंने बल किस पे लगाया? आप कहोगे कि आपने तो इस किताब पे बल लगाया है, तो फोन भी चल रहा है, फोन कैसे चलने लगा? मैंने तो फोन पे कोई बल नहीं लगाया, मैं तो इस किताब पे बल लगाया, ये किताब आगे चल रही है, इसके ऊपर फोन भी चल रहा है। तो आप कहोगे कि जैसे ही इस किताब को ये लगा कि मैं आगे जा रही हूं मेरे बल की वजह से, इसके ऊपर रखा हुआ फोन पीछे रहने लगेगा। अगर मैं ये इस पे फोर्स ना लगाऊं, नीचे लगाऊं, तो ये बल फोन पीछे गिर जाएगा। तो ये किताब कहेगी कि देखो मैं उसे आगे बढ़ने तो से भी दिक्कत है मुझे, लेकिन ये पीछे रह जाएगा, इससे भी दिक्कत है। आप अपने दोस्त को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, लेकिन आप वो पीछे का नाकामयाब ऐसा भी नहीं देखना, आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ साथ चले। ऐसे ये घर्षण है। इस किताब को अपने आगे जाने से और उसके पीछे जाने से भी दिक्कत है। ये कहेगा कि भाई वो मेरा दोस्त, ये फोन पीछे रह रहा है, मैं उसको साथ साथ लेके चलूंगी। मतलब घर्षण गति का सपोर्ट भी करता है, गति में सहायता प्रदान भी करता है। यहां से हमने सीखा घर्षण गति में सहायता भी प्रदान करता है, सहायता भी प्रदान करता है। आपने कहा ये तो बढ़िया बात है। मैंने पूछा कि घर्षण क्या है? आपने कहा घर्षण एक ऐसी चीज है जो दो तलों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। इसने कहा कि भाई फोन तू मेरे साथ साथ गति कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने तुझ पे घर्षण लगाया ना वो तुझे अब चलाने में सहायता करेगा। घर्षण है लेकिन वो इसको चलने से नहीं रोक रहा है। ये किताब कह रही है इस बल फोन को कि मेरे साथ साथ चल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो तुझ पे घर्षण लगाया ना उसकी वजह से मैं तुझे साथ लेके चलूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरे ऊपर खिसकने की कोशिश की तो मैं फिर विरोध करूंगी तेरा। तू मेरे साथ साथ चल, मेरा दोस्त है, मेरे साथ साथ चल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझसे आगे निकलने की कोशिश की ना तो मैं तेरा विरोध करूंगी। और मुझसे पीछे भी रहा तो मैं तुझे खींच लूंगी। पीछे रहने पे साथ खींच रहा है, आगे बढ़ने पे पीछे खींच रहा है, साथ साथ चल, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आपको एक बात समझ आ गई है कि घर्षण कब काम करता है?
दो तल संपर्क में होने चाहिए, उनके बीच या तो गति हो रही हो या गति का प्रयास हो, तब ये काम करेगा। और ध्यान रखना, हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करेगा। आगे जा रहा है तो पीछे खींचेगा, पीछे जा रहा है तो आगे खींचेगा, ये आपेक्षिक गति है। लेकिन हमेशा मैं ये कहूँ गति का विरोध होगा नहीं। क्या सड़क ने मुझे चलने से रोक दिया? घर्षण तो यहाँ भी आप कहोगे नहीं, हमें तो चलने में सहायता प्रदान कर रही है। अभी किताब को देखा, किताब फोन को पीछे जाते हुए देखा तो किताब ने फोन को आगे चलाया, गति में सहायता प्रदान की है। हाँ, आपेक्षिक गति का विरोध है। आपेक्षिक गति समझ पा रहे हो ना, कि भाई आगे जा रहा है तो उससे भी दिक्कत है, ये आपेक्षिक गति है, पीछे जा रहा है तो ये भी दिक्कत है, आपेक्षिक गति है। वो कहता है तुम मेरे साथ साथ चल, और जब साथ साथ चलेगा तो कोई आपेक्षिक गति नहीं होगी, तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई है, घर्षण यहाँ समझ आ गया, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मुझे बस 2 मिनट का टाइम देना, मैं कुछ डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से घर्षण कितने प्रकार का होता है और हम उनको क्या क्या नाम देते हैं। 2 मिनट का समय देंगे आप मुझे बस। तो बच्चों आपके सामने देखो कुछ डायग्राम मैंने बनाए हैं। आपको लगेगा कि एक तल है, उसके ऊपर एक गुटका रखा है द्रव्यमान का। 1 2 3 4 5 6 7 8 डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाए, लेकिन ये मत सोचना कि अलग अलग हैं। एक ही गुटका है, एक ही तल है, बस स्थितियां अलग अलग है। मतलब ये एक ही गुटका बार बार मैंने बना के दिखाया उसी फर्श के ऊपर। इस गुटके और फर्श के बीच में ये जो है ये घर्षणहीन तल नहीं है, मतलब अब यहाँ घर्षण होगा। मैंने आपको कहा सबसे पहले एक और बनाता हूँ यहाँ, जिससे हम जो अभी हमने सिर्फ बातों से सुना वो आप महसूस भी कर पाओ। ठीक है, मैंने कहा ये फर्श है बच्चों, और ये m द्रव्यमान का गुटका इस तल से कुछ ऊपर उठा के रखा। अब मैं वो एग्जाम्पल साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ऐसे ये पहली स्थिति आपको दिख रही है ऐसे। मैंने पूछा क्या कोई घर्षण है, तो आप कहेंगे कि संपर्क नहीं है। संपर्क नहीं तो कोई घर्षण भी नहीं है। तो मैंने कहा घर्षण कितना, आपने कहा 0 घर्षण है। संपर्क नहीं है तो घर्षण कैसे होगा? पहली स्थिति से मैं आपको समझाना चाहता था, मैं बस इसको हटा रहा हूं क्योंकि काम तो यहां से शुरू होगा हमारा। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने इस तल के ऊपर इस गुटके को रख दिया। आपने कहा नीचे की तरफ बल लगेगा mg, जो पृथ्वी ने इस m के ऊपर लगाया, और ये जो तल है ये गुटके पे उलट के एक बल लगाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया n। बार बार आप इनको पढ़ चुके हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाहर से और कोई बल मैंने नहीं लगाया, मतलब ये गुटका इस तल के ऊपर खिसकना नहीं चाह रहा है, मतलब खिसकने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, इच्छा ही नहीं है। तो मैंने कहा बताओ किस में होगा? आप कहोगे ये विराम में है। किस में है? विराम में। मैंने कहा घर्षण है, आपने कहा घर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो खिसक रहा है ना खिसकने की प्रवृत्ति है। जब तक खिसकेगा नहीं या खिसकने की प्रवृत्ति नहीं होगी, कोशिश नहीं करेगा, घर्षण बल नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है, यहाँ भी बनाया हमने, नीचे mg ऊपर n। मैंने कहा बच्चों मैंने आगे की तरफ इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया। ये गुटका था ऐसे, ये मैंने इस पे आगे की तरफ 5 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन मैंने महसूस किया गुटका नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई? न्यूटन का प्रथम नियम तो ये कहता है कि अगर बाहर से कोई बल लग गया तो ये गति में आ जानी चाहिए। तो हमने कहा हाँ, न्यूटन का पहला नियम सही है।
बल भले ही हमने इस पे बाहर से लगा दिया, लेकिन यहाँ एक ऐसा अजीब बल है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और वो इसको चलने से रोक रहा है, उसी को तो हम घर्षण बल बोल रहे हैं। तो वो घर्षण बल कहाँ काम कर रहा होगा बच्चों? आप कहेंगे ये बल आगे है, टोटल बल को 0 होना है, तो वो बल कहीं ना कहीं पीछे लग रहा होगा। और कितना लग रहा होगा? 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अगर 5 न्यूटन से कम या ज़्यादा होगा तो ये वस्तु चलने लगेगी, क्योंकि ये चल नहीं रही है। इसलिए कुल बल को बच्चों हमें 0 करना है। मैंने बाहर से 5 न्यूटन का बल आगे लगाया, तो घर्षण ये फर्श है, इस गुटके पे पीछे की तरफ 5 न्यूटन का बल लगा देगा। पहली बात, किसने लगाया ये बल? इस फर्श ने। किसके ऊपर? गुटके के ऊपर। क्यों? क्योंकि गुटका आगे चलना चाहता था। यहां गुटका चलना ही नहीं चाहता तो फर्श को कोई दिक्कत नहीं है। फर्श कहेगा तू चलना नहीं चाहता, मैं तुझ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तू आगे जाना चाहता है, मैं तुझको चलने नहीं दूंगा, तुझे पीछे खींच लूंगा उतने ही बल से और गुटका नहीं चलेगा। आपने कहा ठीक है, ये बार बार बनाते रहना, इसकी अब बार बार नहीं समझाऊंगा। अब हमने बल को, हमने कहा 5 न्यूटन से चला, चलो कोई बात नहीं, हमने बढ़ा के 10 न्यूटन कर दिया, लेकिन गुटका अब भी नहीं चला। गुटका नहीं चला, क्यों? इस फर्श को पसंद नहीं है इसके गुटके का चलना। उस गुटका कह रहा है कि भाई तू, अच्छा तू चलना चाहता है 10 न्यूटन से, मैं वापस से इस पे 10 न्यूटन लगाऊंगा, तू चल के दिखा। मतलब इस फर्श ने इस गुटके पे 10 न्यूटन का बल वापस लगा दिया। यहाँ कितना बल लगाया था? 5 न्यूटन। तो घर्षण बल कितना? 5 न्यूटन। यहाँ बल कितना हो गया? 10 न्यूटन। घर्षण बल कितना होगा? 10 न्यूटन। मतलब यहाँ 0 न्यूटन था घर्षण, यहाँ घर्षण बल 5 न्यूटन है, यहाँ घर्षण 10 न्यूटन है। मतलब घर्षण बल ये गुटका चल ना जाए इसलिए अपने आप को लगातार बढ़ा रहा है। किसके हिसाब से? बाहर वाले बल के हिसाब से। बाहर से जितना बल लग रहा है, घर्षण बल खुद को उतना ही कर ले जा रहा है। इसने कहा कि अच्छा 10 न्यूटन से भी नहीं चला, हमने कहा कि 15 न्यूटन कर दो। गुटका अब भी नहीं चला, तो तुम समझ गए होंगे कि इस फर्श ने अपने घर्षण बल का मान भी बढ़ा दिया, बढ़ा के 15 न्यूटन कर दिया, गुटका नहीं चल पाया। आपने कहा अच्छा और बढ़ाओ, और बढ़ा के 20 न्यूटन कर दो, देखो चला है क्या। आपने जैसे ही 20 न्यूटन किया, गुटका अब भी नहीं चला, गुटका बिल्कुल बेशरम चल नहीं रहा है। इस फर्श ने, इसका मतलब इस पे वापस कितना बल लगा दिया होगा? 20 न्यूटन। ऊपर n है, नीचे mg, ऊपर n है, नीचे mg, ये आपस में बराबर है, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, गुटका नहीं चल पा रहा है। आपने कहा फिर ऐसे ही होता रहेगा ये तो? आप बढ़ाते जाओ बल पीछे से, आगे से, गुटके पे फर्श बल लगा के उसे रोकता रहेगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। आपका दोस्त आपको आगे बढ़ने से एक लिमिट तक ही रोक सकता है, उसकी एक सीमा है, उससे ज्यादा वो कहेगा तुम्हें पढ़े ना, तो आगे जा रहे यार क्या खेल लेंगे, चल पढ़ नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आपके मन में पढ़ने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी बच्चों कि आपका दोस्त मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मत सोचना बच्चों कि हमारे दोस्त तो ऐसे नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए। आपका दोस्त एक समय पे आके कह देगा कि चल अच्छा तू पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू पढ़। यही हाल इस घर्षण के कारण है, घर्षण के साथ है। ये घर्षण इस गुटके को आगे नहीं जाना देना चाहता। 5 न्यूटन है, इसने कहा मैं भी 5 न्यूटन हो जाऊंगा, तुझको चलने दूंगा। ये 10 न्यूटन हुआ, ये खुद 10 न्यूटन होगा। ये 15 न्यूटन हुआ, ये 15 न्यूटन होगा। ये 20 न्यूटन हुआ, ये 20 न्यूटन हो गया। अपने आप को उसके बराबर करता चल रहा है, चलने नहीं दे रहा उसको। लेकिन बच्चों जब हमने अब इसको 20.001 किया, मतलब 20 से हल्का सा ही बढ़ाया, अब इस घर्षण की इतनी औकात नहीं है कि ये गुटके को चलने से रोक दे। अब घर्षण कहेगा, ये घर्षण पीछे लग रहा है जो, कि भाई अब मैं तुझे नहीं रोक सकता, अब तू चला जा बस। जैसे ही आपने इस बाहर वाले बल को 20 न्यूटन से ज्यादा किया, ये घर्षण आपको रोकने में नाकाबिल रहा, इस गुटके को रोक नहीं पाया और गुटका चलने लगा। अब कितना घर्षण है अब मुझे नहीं पता। यहां बल 5 न्यूटन था, घर्षण भी 5 न्यूटन था। यहां 10 न्यूटन बल लगाया, घर्षण भी 10 न्यूटन हो गया। 15 न्यूटन का बल लगाया, 15 न्यूटन हो गया। 20 न्यूटन का बल बाहर से लगा, ये 20 न्यूटन हो गया। आपने जैसे ही 20 से ज्यादा किया, अब आप कहोगे क्या हमेशा 20 पे होगा? नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए डेटा है, हो सकता है 10 पे चलने लगे, तो ये समझाने की बात है। अब पीछे जो घर्षण बल है जो इस फर्श ने इस गुटके पे लगाया, वो 20 से कम होगा। क्यों? अगर 20 ही इतना ही रहता जितना ये है तो गुटका ना चलता, ज्यादा वो हो नहीं सकता, ज्यादा होगा तो पीछे ही चलने लगेगी। ऐसा हो सकता है कि आप गुटके को आगे पकड़ के खींच रहे हो, अपने आप पीछे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो यहाँ घर्षण है वो अभी इस 20 से कम होगा, 20.001 से और कम होगा, गुटका चलने लगा। ठीक है, आपने इसको बढ़ा के 25 न्यूटन कर दिया।
गुटका अब भी चलता रहेगा। आपने इसको बढ़ा के 30 न्यूटन का कर दिया, गुटका अब भी चलता रहेगा, लेकिन अब जैसे जैसे बल बढ़ता जाएगा इसका त्वरण बढ़ता जाएगा, गुटका तेजी से चलने लगेगा। मुझे बताना यहाँ गुटका किस में है? आप कहोगे विराम में। ठीक है, घर्षण है, आपने कहा है। मैंने पूछा कितना घर्षण? आपने कहा 5 न्यूटन। मैंने पूछा बताओ गुटका किस में? आपने कहा विराम में। मैंने पूछा घर्षण है? हाँ, घर्षण की वजह से ही तो विराम में है। कितना घर्षण है? 10 न्यूटन। मैंने पूछा यहाँ बताओ, ये भी विराम में है। मैंने पूछा घर्षण है? आपने कहा घर्षण नहीं तो रोका, घर्षण ना होता तो ये तो खींच के ले जाता इसको। कितना घर्षण है? 15 न्यूटन। मैंने पूछा यहाँ विराम में है। किसमें? विराम में। मैंने पूछा घर्षण कितना? आपने कहा घर्षण आप 20 न्यूटन है। लेकिन आपको यहाँ ये बात पता चल गई कि अब ये घर्षण है ना, जो ये 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही ये बाहर का बल 20 से ज्यादा हुआ, ये घर्षण कहेगा भाई मेरी औकात नहीं, मैं तो 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इस घर्षण की सीमा है। क्या है? सीमा। इसलिए इस वाले घर्षण को जिसके बाद वो वस्तु को चलने से नहीं रोक पाता, सीमांत घर्षण कहते हैं बच्चों, कि इसकी सीमा का यहाँ अंत हो गया है, इसलिए सीमांत घर्षण है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है, हिंदी में, इंग्लिश में इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी अलग अलग परिभाषाओं में बात करूंगा, लेकिन सुनो, मुझे यहाँ बताओ, आप कहोगे अब तो चलने लगा, अब ये गति में है। मैंने पूछा घर्षण है? आपने कहा घर्षण है। कितना है? एग्जैक्ट नहीं पता, वो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन ये पता है कि अब ये इससे कम है। मैंने कहा यहाँ बताओ, आप कहोगे तो चल रहा है, गति में है। आपने कहा ठीक है। मैंने पूछा घर्षण है? आपने कहा घर्षण है, लेकिन वो घर्षण 25 न्यूटन से कम होगा। ठीक है। मैंने कहा यहाँ बताओ, आप कहोगे तो चल रहा है, गति में है। मैंने पूछा घर्षण बताओ, आप कहो घर्षण है, लेकिन वो 30 न्यूटन से कम है। और बच्चों मजे की बात यह है कि ये जो तीनों केस हैं जिनमें ये वस्तु विराम में है, सॉरी जिसमें वस्तु गति में है, यहाँ तीनों बार घर्षण का मान बराबर है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब प्रयोगों से आ रहा है, एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, हाँ मैं समझाने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ, लेकिन सारा डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रयोगों से आया। उन्होंने यहाँ देखा कि बल इतना लगाया तो यहाँ घर्षण 18 न्यूटन है, तो यहाँ भी 18 न्यूटन होगा, यहाँ भी 18 न्यूटन होगा। मतलब वो घर्षण जो वस्तु के चलने के बाद काम करने लगा, वस्तु विराम में है, 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 चलने वाली है, यहाँ चलने वाली है, यहाँ गति में है। गति के बाद जो घर्षण काम कर रहा है उसका मान नहीं बदल रहा, वो लगातार एक ही प्रकार का है, 18 न्यूटन, 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। लेकिन जब वस्तु विराम में है, यहाँ घर्षण 0 है, यहाँ 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। इसका मतलब जब दो तल एक दूसरे के ऊपर गति तो करना चाहते हैं लेकिन गति कर नहीं पा रहे हैं विराम में, तब वहां जो घर्षण होगा वो लगातार अपने मान को बदलता रहेगा। लेकिन जैसे ही तल एक दूसरे के ऊपर गति करने लगेंगे तो हमने देखा कि उनके बीच का घर्षण नियत हो जाता है, अपने मान को फिर नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, अब सुनना यहां से गति के घर्षण के प्रकार। ऐसा घर्षण जो तब काम करता है जब दो तल एक दूसरे के ऊपर विराम में हो। गति तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, विराम में है, विराम में, सब विराम में है। ऐसे घर्षण को बच्चों स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। जो स्थिति में बना रहे, जो विराम में बना रहे, ऐसे घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं, स्थैतिक। और ऐसा घर्षण जो गति के आने के बाद होता है उसको गतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिक घर्षण। मैंने आपको कहा घर्षण कितने प्रकार के? आपने कहा घर्षण 2 प्रकार के। पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण। मैंने आपसे पूछा क्या होता है स्थैतिक घर्षण, एग्जाम में आ गया आपके, तो आप कहोगे ऐसा घर्षण जो दो तलों के बीच तब काम करता है जब दो तल आपस में संपर्क में हैं और गति नहीं कर रहे हैं लेकिन गति का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मैंने पूछा गतिक घर्षण क्या है? आपने कहा गतिक घर्षण वो घर्षण है जब जो दो तलों के बीच तब काम करता है जब दो तल एक दूसरे के ऊपर सच में गति कर रहे हों। गति नहीं हो रही है, गति का प्रयास है, स्थैतिक घर्षण। गति हो रही है, गतिक घर्षण। बस इतना आसान है। घर्षण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और इसको ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वस्तु चलने वाली है। क्या यहाँ वस्तु चलने वाली है? नहीं। 15 न्यूटन से आप 16 न्यूटन करोगे तब भी रुका रहेगा, 18 न्यूटन करोगे तब भी। लेकिन 20 न्यूटन पर 20 न्यूटन के बाद आप बल बढ़ा दो, आपने 20 के बाद 20.001 किया, इस वस्तु चलने लगेगी। मतलब इसके बाद घर्षण अपने आप को नहीं बढ़ा पाएगा, वो कहेगा
कि भाई मैं नहीं बढ़ सकता, ये मेरी सीमा थी, मेरी सीमा का अंत हो गया, ऐसे घर्षण को जिस पर वस्तु चलने ही वाली होते है, चल नहीं रही है, विराम में है, लेकिन इसके बाद एकदम चलने वाला होगा। अभी घर्षण कितना है 20 न्यूटन, इसके बाद ये अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा और वस्तु चलने लगेगी। ऐसे घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। एक और बात बच्चों, जो गतिक घर्षण है, जो तब काम कर रहा है जब दो तल आपस में गति कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर खिसक रहे हैं, तो आप कहोगे ऐसा घर्षण नियत होता है, इसका मान नहीं बदलता। किसका? गतिक घर्षण का। यहाँ कौन से घर्षण है जब गति में है? ये गतिक घर्षण है। मैंने पूछा ये कौन सा घर्षण? आप कहोगे ये स्थैतिक घर्षण है, क्योंकि वस्तुएं रुकी हुई है, विराम में है। ये कौन सा घर्षण है? ये स्थैतिक घर्षण है, विराम में है। ये कौन सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण है। ये कौन सा घर्षण है? आप कहोगे ये भी स्थैतिक घर्षण है। और आप बच्चों ये जानते हो कि अब घर्षण इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब स्थैतिक घर्षण का ये सबसे ज्यादा मान है, इससे बड़ा स्थैतिक घर्षण नहीं हो सकता। स्थैतिक घर्षण के सबसे बड़े मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण है या गतिक घर्षण है, आप कहोगे सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, जिस पे वस्तु चलने वाली है, चली नहीं है, विराम में है, बस चलने ही वाली है। आप इससे थोड़ा सा ज्यादा बल कर दो, ये अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा, आप कहोगे कि वस्तु चलने लगी। तो सीमांत घर्षण किसका रूप है? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना। हाँ, एक बात और बता देता हूं, बहुत सारी बातें हैं बताने को, कि स्थैतिक घर्षण नियत नहीं है, अपने आप मान को लगातार बदल रहा है। 0 है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन गतिक घर्षण हमेशा 18 न्यूटन, 18 न्यूटन, 18 न्यूटन है, ये अपने मान को नहीं बदलता। स्थैतिक घर्षण अपने मान को लगातार बदलता रहता है, इसलिए इसको स्वतः समायोज्य बल कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग। हिंदी में बोल रहा हूँ, एक बार लिख देता हूँ, उसको आप लिख लेना या मैं लिख के बता दूंगा नोट्स में, लेकिन ध्यान इंग्लिश में बता रहा हूँ। सेल्फ एडजस्टिंग है, ये घर्षण बल अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। बाहर से कितना बल लगा है? 5 न्यूटन, ये कहेगा मैं 5 न्यूटन हो जाऊंगा। 10 न्यूटन बाहर से लगा, ये कहेगा अच्छा गुटके को रोकना है तो मैं 10 न्यूटन हो जाऊंगा। मतलब अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। कौन? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण को इसीलिए स्वतः समायोज्य बल कहते हैं, इंग्लिश में सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और हेडिंग लगाते हैं घर्षण के प्रकार। हेडिंग लगाते हैं बच्चों घर्षण के प्रकार। ये जो मैंने बनाए ना सारे डायग्राम, ये खुद अपने नोट्स में ऐसे ही बनाना और इनके नीचे ऐसे ही लिखना कि यहाँ कौन सा घर्षण है और उस घर्षण का मान कितना है, बल कितना लग रहा है, विराम में है या गति में है। गति में है तो गतिक घर्षण, विराम में है तो स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का वह मान, अधिकतम मान, जिस पे वस्तु चलने ही वाली है, उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। एक बार बच्चों मैं बोर्ड सुखा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, घर्षण के प्रकार। 1 मिनट बच्चों बस। घर्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला होता है बच्चों स्थैतिक घर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों, स्टैटिक। जब दो चीजें विराम में हो तो उसको स्टैटिक बोलते, जब चीजें विराम में हो तो उनको स्टैटिक बोला जाता है। चलने लगे तो डायनामिक या गतिक बोल देते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि घर्षण कब होगा? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर चलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन चल नहीं पा रही हैं। ठीक है, यदि संपर्क में स्थित दो तल कौन सी गति का? सापेक्ष गति का। दो तल सापेक्ष गति का प्रयास कर रहे हों तो उनके बीच कार्यरत घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण कहते हैं।
स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ध्यान रखना कि ये तल है, इसके ऊपर वस्तु रखी है m द्रव्यमान की, ये नीचे mg है, ऊपर n है। तो अगर ये चलने की कोशिश नहीं कर रही है, रखी है, तो घर्षण नहीं होगा। चलने लगे तो गतिक घर्षण होगा। लेकिन अगर सिर्फ चलने का प्रयास कर रही है तो पीछे की तरफ इस पे जो घर्षण लगेगा, पीछे की तरफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आगे चल, अभी बताऊंगा भी दिशा बनानी, लेकिन अभी सुनो, ये चलना आगे चाहती है तो बल पीछे लगेगा। ठीक है, हमने कहा ऐसे घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। गति नहीं होती, गति का प्रयास होता है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुछ बातें लिखते हैं इसके बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बाहर से 0 बल लगा है तो घर्षण भी 0 होगा। 5 न्यूटन लगा है तो घर्षण पीछे 5 न्यूटन हो जाएगा। आगे 10 न्यूटन लगाया हमने तो घर्षण भी पीछे 10 न्यूटन। मतलब ये अपने आप को समायोजित कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो मैं लिखूंगा स्थैतिक घर्षण एक स्वतः खुद को समायोजित करने वाला समायोज्य बल है। समायोज्य बल है। इंग्लिश में इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं बच्चों। सेल्फ एडजस्टिंग, जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, अगर बाहर 5 न्यूटन है तो ये खुद 5 न्यूटन हो जाएगा। बाहर 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा। बाहर 15 न्यूटन है, ये भी 15 न्यूटन हो जाएगा। कब तक? जब तक इसका मान सीमांत घर्षण के बराबर न हो जाए, इसका मान अधिकतम न हो जाए। मैंने कहा अच्छा, क्या इसका कोई फॉर्मूला है? आप कहेंगे स्थैतिक घर्षण का कोई सूत्र नहीं है। इसका कोई सूत्र नहीं होता बच्चों, सूत्र नहीं है। आपने कहा फिर कैसे निकाल लेंगे? हमने कहा निकालने की जरूरत ही नहीं, बस ये देख लो कि बाहर से कितना बल लगा है। बाहर से 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा। इसका मान बाहर से लगाए गए बल के बराबर होता है। बाहर से 10 न्यूटन लगा, ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा, बराबर होता है। आपने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मत सोचना कि बाहर से तो mg लग रहा है तो क्या ये mg के बराबर होगा। बाहर से तो n भी लग रहा है, उसके बराबर नहीं। ये वो उस बल के बराबर होगा जो इसको चलाना चाहता है। mg इसको चलाना थोड़ी चाहता है, mg तो इसको नीचे ले जाना चाहता है, ऐसे थोड़ी चला। अब आप सोचोगे कि क्या ऐसे नीचे चलने पे घर्षण नहीं होगा क्या? आप मुझे बताओ, जब ये दो तल ऐसे हैं तो ऐसे ही तो घर्षण होगा। ऐसे नीचे जाने पे कौन सा घर्षण होगा? आप कहेंगे इसका मतलब वो mg इसको घर्षण पैदा करने में सहायता नहीं कर रहा है, n घर्षण पैदा करने में सहायता नहीं कर रहा है। घर्षण तब आएगा जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा तो घर्षण पीछे लग जाएगा। आपने कहा ठीक है, ये एक समायोजित बल है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये, इसका कोई सूत्र नहीं होता, ये उतना ही होता है जितना बाहर से बल लगा दिया जाए। ठीक है, अब एक बार इसकी दिशा भी सुन लो। अब तक मैंने दिशा नहीं बताई। आप कहेंगे कि एक तल है, इसके ऊपर ये बॉक्स रखा है m द्रव्यमान का, ऊपर n नीचे mg। क्या कोई घर्षण है? आपने कहा कोई घर्षण नहीं है क्योंकि चलना ही चाहता। मैंने कहा बल लगाया आगे कितना? 10 न्यूटन, चला नहीं है। पहले ये भी पता करना पड़ेगा कि चल रहा है नहीं चल रहा है। मैंने पहले ही बता दिया चल नहीं रहा। आप कहोगे चल नहीं रहा है, चलना चाहता है, चलने का प्रयास कर रहा है, इसलिए घर्षण होगा स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण इसके चलने के विपरीत दिशा में लगेगा। कहाँ जाना चाहता है गुटका? आगे, तो घर्षण कहाँ लगेगा? पीछे। अब तक तो मैं आपको घर्षण बल ऐसे लगा के दिखा रहा था कि घर्षण बल ऐसे है। तो बच्चों ध्यान रखना, घर्षण बल ऐसे नहीं बनाएंगे। आप कहोगे अब तक तो बना रहे थे भाई, एक बेसिक तैयार कर रहा था इसलिए मैंने बताया कि घर्षण ऐसे लगता है। लेकिन घर्षण हमेशा दो तलों के मध्य लगता है जहां दो तल संपर्क में है। तो इसका मतलब ये और ये तो यहां संपर्क में है, तो हम कहेंगे कि घर्षण यहां लगेगा ऐसे, ये F। ठीक है, हमने कहा दो तलों, ये देखो ध्यान से सुनना, ये दो तल यहाँ संपर्क में है तो बल यहीं लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा। कभी तुम यहाँ लगा दो ना, यहाँ लगेगा। देखना ध्यान से, मेरा हाथ ऊपर वाला नीचे वाले हाथ के ऊपर आगे चलना चाहता है, तो एक नीचे वाला हाथ ना इसको पीछे खींचेगा तो घर्षण पीछे लगेगा। ठीक है, बस गति के विपरीत दिशा में लगेगा। गति कहाँ होना चाहती है? आगे, घर्षण बल पीछे लग जाएगा। बच्चों आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि बल कभी अकेला नहीं हो सकता। इसी प्रकार घर्षण का बल भी अकेला नहीं होगा। ये जो पीछे की तरफ मैंने दिखाया है, ये बल, घर्षण का बल इस फर्श ने इस गुटके के ऊपर लगाया। गुटका आगे जाना चाहता है, फर्श कहेगा अच्छा आगे जा रहा है, मैं तुझको पीछे खींचूंगा।
लेकिन जैसे ही ये देखा, गुटका कहेगा मैं भी तुझ पे बल लगाऊंगा जब तू मुझ पे लगा रहा है भाई, लेकिन ऐसा करूंगा, तुमने कहा कि मेरे दोस्त तू अच्छा नहीं कर रहा, तू आगे जा रहा है, मैं तुझे पीछे खींचूंगा। तुम्हारे दोस्त ने कहा अच्छा तू मुझे पीछे खींच रहा है, तो ऐसा कर मैं तुझे आगे खींचूंगा, तो मैं तुझे साथ साथ लेके चलूंगा। इस गुटके को ये फर्श पीछे जाता दिखेगा, इस गुटके को बुरा लगेगा, गुटका कहेगा मैं भी फर्श पे बल लगाऊंगा आगे की तरफ। ये घर्षण है, गुटके ने फर्श पे लगाया, ये घर्षण है, फर्श ने गुटके पे लगाया। गुटका आगे जाना चाहता है, गुटके पे बल पीछे लगेगा। फर्श ने गुटके पे पीछे लगाया, गुटका कहेगा तू पीछे से लगा खींच रहा है, मैं तुझे आगे खींचूंगा। ये है क्रिया प्रतिक्रिया के बल। ये फर्श ने गुटके पे लगाया, ये गुटके ने फर्श पे लगाया। तो बच्चों कभी भी बल अकेला नहीं हो सकता, ये हमें तीसरे नियम ने सिखाया था। तो देखो सही बात है, ध्यान रखना कि कैसे बल लगेगी, दिशा क्या होगी, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कि घर्षण सदैव संपर्क तलों के बीच स्पर्श रेखीय रूप से कार्य करता है, स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। इसका भी कोई मतलब है क्या स्पर्श रेखीय? हाँ, ये तल है, ये गुटका है, आपने कहा बल यहाँ लगेगा तलों के बीच में, ये गुटके का तल और फर्श का तल, लेकिन ये ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे ना, ऐसे नहीं लगेगा ना, ऐसे लगेगा, जो दोनों को स्पर्श करता हुआ जाएगा, दोनों तलों को स्पर्श करता हुआ। इस पे बल लग रहा है ऐसे, ऐसे नहीं लगेगा, इस पे बल लग रहा है ऐसे, ऐसे नहीं लगेगा, दोनों को स्पर्श करता हुआ जाएगा, स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया है। ये मैंने आपको बताया स्थैतिक घर्षण, ऐसा घर्षण जो तब काम करता है जब दो तल एक दूसरे के ऊपर गति करने का प्रयास कर रहे हैं, गति नहीं कर रहे हैं, गति करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा ठीक। अब पढ़ते हैं बच्चों सीमांत घर्षण। ये कोई घर्षण का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना। कभी आप कहो कि घर्षण 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, आप कहो सीमांत घर्षण, नहीं, घर्षण 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्थैतिक और गति। तो ये सीमांत घर्षण क्या है बच्चों? ये स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, हेडिंग लगाया सीमांत, सीमा का अंत घर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी एक लिमिट होती है, इसलिए इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सीमांत घर्षण इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने कहा ये क्या है, पहले एक बार लिख लेते हैं। क्या कहता है? स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु चलने ही वाली है, चलने ही वाली होती है, चल नहीं रही होती, चलने ही वाली होती है, सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। इसे F लिमिटिंग से प्रदर्शित करते हैं। पैरों में बच्चों इसके LIM लिख देते हैं, लिमिट का शॉर्ट फॉर्म LIM। F क्या है? फ्रिक्शन, तो यह जाएगा प्रदर्शित करते हैं। आपने कहा समझ नहीं आया, मैंने कहा वैसे तो मैंने समझा दिया और तुम्हें समझ आ भी क्या होगा, ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि समझ नहीं आया। मैंने कहा आपने पास से 5 न्यूटन लगाया, गुटका नहीं चला, पीछे भी 5 न्यूटन का बल आ गया, आगे 10 न्यूटन लगाया, पीछे 10 न्यूटन होगा, आगे 15 न्यूटन लगाया, घर्षण बल 15 हो गया, 20 न्यूटन लगाया, घर्षण बल 20 हो गया। अब अगर हम बाहर से बल बढ़ा दें तो ये गुटका चलने लगेगा। मतलब जब बाहर से 20 लगा हुआ है तो घर्षण भी 20 है, गुटका चल नहीं रहा, लेकिन अब 20 घर्षण बल ये कह देगा भाई मेरी लिमिट 20 ही है, मैं नहीं चला रोक सकता, तुम्हें गुटके को चलने से नहीं रोक सकता, मेरी औकात 20 न्यूटन की थी, मैंने 20 न्यूटन से इसको खींच लिया, अगर तुम अब बाहर से बल बढ़ाओगे गुटका चलने लगेगा, मैं नहीं रोक पाऊंगा, ये मेरी लिमिट है, ये मेरी सीमा का अंत है। इसलिए ऐसे फ्रिक्शन को, ऐसे घर्षण को सीमांत घर्षण बोलते हैं। ये कोई अलग प्रकार का बल नहीं है, ये स्थैतिक घर्षण ही है। यहाँ वस्तु एक दूसरे के ऊपर चल नहीं रही है, चलने वाली है। इससे थोड़ा सा ज्यादा बल बढ़ा दो, 20 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा कर दो, वो जो पीछे घर्षण था ना वो कहेगा मैं नहीं रोक रहा तुझे, तू जा,
ठीक है, मैं तो तुझे यहां तक रोक सकता हूं, ये मेरी सीमा है, इसके बाद मेरा अंत हो जाएगा, सीमा का अंत हो जाएगा, सीमांत घर्षण कहलाता है। इसको सीमांत घर्षण बच्चों बोलते हैं। यह स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है जिस पर वस्तु चलने ही वाली होती है, जस्ट अबाउट टू मूव, चलने ही वाली है, नॉट मूविंग, चल नहीं रही है। ठीक है, इसको एफ लिमिटिंग से प्रदर्शित करते हैं और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से सुनेंगे, ये प्रयोगों की सहायता से निकाले गए हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है, मैं फील कराने की कोशिश करूंगा। हमें कहा गया कि ये जो एफ लिमिटिंग है ये अनुक्रमानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया के। मैंने यहाँ बना के दिखाया, ये तल है, इस पे गुटका रखा है m द्रव्यमान का, नीचे बल mg है, उलट के प्रतिक्रिया लग रही है n। तो ये कहते हैं कि जो इनके बीच में अगर ये आगे चलना चाहता है तो घर्षण यहाँ पीछे की तरफ होगा, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इस n के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रयोगों की सहायता से आया है, लेकिन मैं समझाऊंगा, अभी इतना ध्यान रखो कि ये जितना ज्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया होगी उतना ज्यादा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। यहाँ से ये सीमांत घर्षण आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है कि नियतांक आता है, वो यहाँ आ जाएगा म्यू एस। क्या है ये म्यू एस, अभी बताता हूँ। ये फॉर्मूला निकल के आया बच्चों एफ लिमिटिंग, सीमांत घर्षण का फॉर्मूला म्यू एस एन। ये एन क्या है, ये एन अभिलंब प्रतिक्रिया है, जितनी ज्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया होगी उतना ही ज्यादा सीमांत घर्षण होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब ये सुनना म्यू एस क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये म्यू एस बच्चों, इस म्यू एस को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ध्यान से सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये म्यू एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, गुणांक के लिए हमने म्यू यूज किया। स्थैतिक मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए पैरों में एस लिखा। एस का मतलब है स्टैटिंग, स्टैटिक, स्टैटिंग नहीं स्टैटिक। ये म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक की वजह से यहाँ एस आया है, फॉर्मूला समझ आ गया, म्यू एस एन। अब एक बात और सुनो, अभी बढ़ेंगे आगे, फॉर्मूला समझाऊंगा कैसे आया। एक बात यहाँ आप ऐसे डब्बे में लिख के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप किसी वस्तु को चलाना चाहते हैं तो आपको उस पर इस एफ लिमिटिंग सीमांत घर्षण से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। मुझे बताओ, अभी जो मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया उसमें सीमांत घर्षण कितना है? आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो आपने कहा मुझे कि भैया 20 न्यूटन है। क्या मैं बाहर से 5 न्यूटन लगाऊं तो क्या मैं वस्तु को चला सकता हूं? आपने कहा गुटखा तो चला ही नहीं है, 10 न्यूटन पे नहीं चला, 20 न्यूटन पे नहीं चला, 20 न्यूटन पे नहीं चला, 15 पे नहीं चला, कितने पे चला? 20.001 पर। मतलब अगर मुझे वस्तु को चलाना है तो मुझे वस्तु पे बाहर से इस सीमांत घर्षण से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी वस्तु चल पाएगी। तो यहाँ मैं एक नोट डलवा के लिखवा रहा हूँ, कभी भूल जाऊं बाद में, इसलिए पहले लिखवा रहा हूँ कि किसी वस्तु को चलाने के लिए, किसी वस्तु को चलाने के लिए उस पर उसके सीमांत घर्षण बल से, सीमांत घर्षण बल से अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है जी, मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाए आपके सामने और आपको पता करना कि यहाँ घर्षण कितना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु रुकी हुई है, चल रही है, क्योंकि रुकी होगी तो स्थैतिक घर्षण होगा, चल रही है तो गतिक घर्षण होगा। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये रुकी हुई है, चल रही है। और बच्चों, ये पता करने के लिए कि वस्तु रुकी हुई है या चल रही है, मुझे सबसे पहले एफ लिमिटिंग निकालना पड़ेगा, सीमांत घर्षण निकालना पड़ेगा। मान लो कहीं सीमांत घर्षण 50 न्यूटन आ गया, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर वस्तु को चलाना है ना तो 50 न्यूटन से ज्यादा लगाना पड़ेगा। कितना ज्यादा? 50.000। इसलिए कई बार ना आंसर 50 न्यूटन ही दे देते हैं हम कि भाई चलाने के लिए 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा, लेकिन सच बात यह है कि 50 न्यूटन से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब जाके वस्तु चलेगी। मान लीजिए आपने लगाया ही 40 न्यूटन है, तो कैसे चल जाएगा? तो वस्तु विराम में होगी, वहां स्थैतिक घर्षण होगा, और स्थैतिक घर्षण का मान उतना ही होता है जितना हमने बल लगाया। कितना लगाया? 40 न्यूटन, तो घर्षण भी 40 न्यूटन होगा। आप ये मत कहना कि 40 न्यूटन लगाया है, पीछे 50 न्यूटन का बल लगा, फिर तो पीछे चलने लगेगी।
घर्षण का अधिकतम मान 50 न्यूटन है, वो अभी कितना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बाहर से कितना बल लगाया। ठीक है, मैंने यहाँ से आपको समझाने की कोशिश की कि आप कैसे चेक करेंगे कि किसी वस्तु पर वस्तु चल रही है या रुकी हुई है। चलाने के लिए कम से कम हमें सीमांत घर्षण के बल बराबर लगाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा महसूस करते हैं बच्चों कि ये क्या है। देखो वैसे तो ये प्रयोगों से आया, इसलिए आपको खुद महसूस करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखो, इसको ऐसे पकड़ता हूँ मैंने इसको चलाया, नहीं चलाना, फिर तो गति घर्षण में मैं ऐसे चलाना चाहता हूँ। आपने कहा हाँ थोड़ा सा बल लगा के मैं चला दूंगा, मतलब यहाँ सीमांत घर्षण कम है। क्यों है? क्योंकि मैं इसको आसानी से चला पा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस फोन की जगह कुछ और भारी सी चीज, ऐसे चलो ये ऐसे समझते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा क्या? आप कहोगे नहीं, थोड़े से बल में चलने लगेगा, मतलब इसका सीमांत घर्षण कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ बहुत भारी सी चीज रख दूं तो मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां सीमांत घर्षण का मान ज्यादा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जितनी भारी चीज उतना ज्यादा सीमांत घर्षण। ये बात सच है कि जितनी भारी चीज होगी उसको चलाने में उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो वहां सीमांत घर्षण का मान उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये फोन है, मैं इसको आसानी से चला पा रहा हूं क्योंकि इसका वजन कम है, घर्षण कम है, तो हम इसको आसानी से चला पा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे बताओ, अगर मैं इसे ऊपर से ऐसे दबा दूं तब क्या इसको चलाना उतना ही आसान है? अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे दबा दूं, आप कहोगे नहीं, अब ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ज्यादा बल लगाना पड़ेगा मतलब कौन बढ़ गया है? सीमांत घर्षण। क्यों बढ़ा भाई? क्या इस फोन का वजन बढ़ गया है क्या? आपने कहा फोन तो अब भी उतना ही है, बस हाँ मैंने ऊपर से इसको दबा दिया, और दबाने से ये हुआ कि नीचे से इस किताब ने भी इसको ज्यादा बल से दबाया, मतलब n का मान बढ़ गया। इसको दबाने से मैंने n का मान बढ़ा दिया, मतलब जितना ज्यादा n होगा उतना ही ज्यादा ये सीमांत घर्षण होगा। ध्यान रखना, सीमांत घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा वस्तु का, उसका सीमांत घर्षण उतना ज्यादा होगा, लेकिन केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हमने उसको कितने उससे दबाया है, उसने विलंब प्रतिक्रिया कितनी लगाई है, तो मेन चीज ये n है। जितना ज्यादा m होगा उतना ज्यादा n होगा। मैं जितना तेजी से दबाऊंगा उतना ज्यादा n होगा। तो सीमांत घर्षण सीधा सीधा n पे निर्भर करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से निकल के आया, और इसी को कई बार सीमांत घर्षण का नियम भी कह देते हैं। 2-3 सीमांत घर्षण के नियम है, मैं जल्दी से उनको लिख देता हूं। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, याद रखना। एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एस एन, जहां n अभिलंब प्रतिक्रिया है, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ठीक है, अभी बस सीमांत घर्षण के नियम लिखते हैं और फिर बढ़ेंगे हम गतिक घर्षण की तरफ। ठीक है बच्चों, सीमांत घर्षण के नियम, ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। पहला नियम, सीमांत घर्षण का नियम, ये कहता है कि सीमांत घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि जो दो तल आपस में संपर्क में है उनकी प्रकृति क्या है। वे बहुत ज्यादा खुरदरे हैं तो घर्षण ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा चिकने हैं तो घर्षण कम होगा। देखना, हाथ में तेल लगा के ऐसे फिसलाना, आराम से फिसल जाएंगे, लेकिन रेत लगा के करना मुश्किल सा लगेगा थोड़ा, क्योंकि घर्षण बढ़ जाता है। तो ये पहला नियम ये कहता है सीमांत घर्षण का कि सीमांत घर्षण संपर्क तलों में, संपर्क में स्थित तलों की प्रकृति, खुरदरापन या चिकनापन, कि कौन कितना ज्यादा खुरदरा है। ज्यादा खुरदरा ज्यादा घर्षण, ज्यादा चिकना कम घर्षण बल। सीमांत घर्षण संपर्क में स्थित तलों की प्रकृति, खुरदरापन या चिकनापन पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा नियम यह है मतलब कौन? सीमांत घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब है इसका? समझते हैं। नहीं करता है, मैंने कहा ये मेरा हाथ है, ये मेरा फोन है, मैंने इस फोन पे ऐसे अपना, चलो फोन किताब से समझते हैं, ये दो तल हैं, एक मेरा हाथ एक ही किताब, मैंने इस पे ऐसे चलाया। देखो चलाने से ये मत समझना गति घट, मैं समझा रहा हूँ।
मैंने कहा ये ऐसे है, इसको चलाने के लिए 10 न्यूटन का बल चाहिए ज़्यादा, जैसे मेरी उंगली पे 10 न्यूटन से ज़्यादा बल लगेगा ये खिसक जाएगा, ये सीमांत घर्षण है। लेकिन अगर मैं 2 उंगली रख दूँ तब कितना बल चाहिएगा, तब भी 10 न्यूटन चाहिएगा, मतलब तब भी सीमांत घर्षण कितना होगा, 10 न्यूटन। या ये थोड़ा सा आसानी समझते ना कि अभी मान लो ये 10 न्यूटन है, अब भी 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, पूरा हाथ घिसकाऊं तब भी 10 न्यूटन। मतलब सीमांत घर्षण इस बात पे निर्भर नहीं करता कि जो 2 संपर्क में तल हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, चाहे थोड़ा सा क्षेत्रफल टच हुआ है चाहे ज़्यादा, सीमांत घर्षण उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा बच्चों, तीसरा अभी मैंने आपको बताया था, सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया n के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया n उतना ज़्यादा सीमांत घर्षण अनुक्रमानुपाती होता है। और यहीं आप लिख लेना कि F लिमिटिंग अनुक्रमानुपाती होता है n के, और यहीं से वो कांस्टेंट निकल के आया μs, और यहाँ लिख देना जहाँ μs क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। अगर आपसे कोई इसका मात्रक पूछने लगे तो आप कह देना μs होता है F लिमिटिंग बटे n, n यहाँ चला जाएगा, F भी एक बल है n भी एक बल है, तो बल से बल गया, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती। लिख लेना अपने आप कि यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ये जो μs है इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती, ये केवल एक नंबर है। आपको देखने को मिलेगा जब न्यूमेरिकल करेंगे कि इसका मान 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये खत्म करते हैं और बढ़ते हैं बच्चों अब गतिक घर्षण की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, गतिक घर्षण। अभी हम घर्षण पढ़ रहे हैं, घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार क्या हैं, सब बातें हम कर रहे हैं बच्चों। चलिए, क्या है गतिक घर्षण? आपने कहा जब 2 तल एक दूसरे के ऊपर सापेक्ष गति करते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन, चलने वाला फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब जब चलने के बाद लगता है। लिखेंगे यदि 2 संपर्क में स्थित तल, अरे यार, यदि संपर्क में स्थित 2 तल एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण कहते हैं। इसे Fk से प्रदर्शित करते हैं। इसे Fk से, K का मतलब काइनेटिक, F का मतलब फ्रिक्शन, प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही 2 तल एक दूसरे के ऊपर चलने लगेंगे तो जो घर्षण होगा उसको गतिक घर्षण कहते हैं। इसे Fk से प्रदर्शित करते हैं। और पहले ही बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनना, ये हम नियमों में भी लिखेंगे, चलो वहीं लिख लेंगे, हेडिंग लगा लेंगे, गतिक घर्षण के नियम। जब मैंने आपको 8-9 डायग्राम बना के दिखाया था तो मैंने बताया था कि जब वस्तु चलने लगती है तो उनके बीच जो घर्षण होता है वो नियत हो जाता है, उसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये एक नियत बल है। गतिक घर्षण क्या है? नियत बल। सीमा, वो स्थैतिक घर्षण लगातार बदल रहा था, 5, 10, 15, 20, वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। ठीक है, ये परिभाषा है। यहाँ लिख लेते हैं गतिक घर्षण के नियम। जैसे अभी सीमांत घर्षण के नियम लिखे बच्चों, ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बताया गतिक घर्षण के नियम। ये नियम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि नियम लिखो, इसलिए मैं आपको नोट्स में लिखवा दूं। ठीक है, जैसे वे नियम थे ऐसे ही यहाँ है। पहला नियम क्या कहता है गतिक घर्षण का? सेम बात यहाँ लिख लेना कि ये भी चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है कि चिकना, ज़्यादा चिकना है तो घर्षण कम हो जाएगा, खुरदरा है ज़्यादा तो घर्षण ज़्यादा हो जाएगा। वही लाइन,
दूसरा भी यहाँ वही है कि क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, जैसा वहां 2 नियम यहाँ भी ऐसा ही है। तीसरा नियम, ये 2 तलों के भी, वहां तो दोनों तल विराम में थे जब तक हमने सीमांत की बात की, तब तक तो विराम में थे, लेकिन यहाँ तो गति करने लगे हैं, यहाँ तो वेग आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि वेग पे निर्भर नहीं करता है। 2 तलों के जो आपेक्षिक वेग है वो कितनी तेज चल रहा है, आराम आराम से चलेगा तब भी घर्षण उतना ही, तेज चलेगा तब भी घर्षण उतना ही। तो हम लिखेंगे तीसरा नियम, गतिक घर्षण संपर्क में स्थित तलों की सापेक्ष गति या सापेक्ष वेग, तलों के सापेक्ष वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब चाहे तल आराम से चल रहे हैं, चाहे तेज चल रहे हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक नियत बल होगा। क्या होगा? नियत बल। यह एक नियत बल है, जिसका मान बदलता नहीं है, नियत बल है। ठीक है। चौथा ऐसे ही, यह अभिलंब प्रतिक्रिया n के अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है जी, जैसे वहां लिखा था ऐसे ही है ज़्यादातर। इसको FK से प्रदर्शित करते हैं, n के प्रोपोर्शनल है, FK बराबर यहाँ म्यू आ जाएगा और पैरों में लिख सॉरी यहाँ वहाँ म्यू ऐसा आया था, स्टैटिक था, ये काइनेटिक है तो यहाँ K आएगा और साथ में आएगा n। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, FK बराबर म्यू के n, जहाँ म्यू के गतिक घर्षण गुणांक है। इसका भी कोई मात्रक नहीं होता, इसकी भी कोई विमा नहीं होती। जितने ज़्यादा खुरदरे होंगे उनका मान, म्यू का मान उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा चिकना होगा उतना इसका कम मान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि जो घर्षण है वो n पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी। जितना ज़्यादा खुरदरा ये उतना ज़्यादा घर्षण, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा चिकना ये उतना कम घर्षण, उतना कम। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। फॉर्मूला याद कर लेना। और जाते जाते बच्चों हम एक ग्राफ सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। और लास्ट टॉपिक आज का, मतलब लास्ट टॉपिक तो यही है, बस इनके बीच में ग्राफ देखना है हमें। घर्षण बल व बाह्य बल के मध्य ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपकी किताब में देखेंगे आप, इसको बना हुआ समझ भी लो इसको। यहाँ हमने बाह्य बल लिखा बच्चों, जो बाहर से बल लगा रहे हैं हम। यहाँ हमने लिखा घर्षण बल, जो घर्षण बल पैदा होगा। आपने कहा ठीक है, मैंने यहाँ एक ये भी बना दिया, आपको नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए है। यहाँ एक गुटका रखा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n, बाहर से बल कोई नहीं लगाया गया है, 0 बल है। तो मुझे बताओ घर्षण कितना होगा। आपने कहा जब बाहर से बल नहीं लगाया, 0 बल लगाया है तो घर्षण भी 0 होगा। मैंने कहा अच्छा, बल मैंने 5 न्यूटन कर दिया। आपने कहा अच्छा, घर्षण भी 5 न्यूटन हो जाएगा, रुक रहा है। उसे एग्जाम्पल समझते हैं 20 वाले तक। हमने कहा 10 न्यूटन कर दिया, आपने कहा वस्तु नहीं चल रही है तो घर्षण भी 10 हो जाएगा। मैंने कहा 15 कर दूं, आपने कहा घर्षण भी 15 हो जाएगा। मैंने कहा 20 कर दूं, आपने कहा कर दो, 20 न्यूटन ही हो जाएगा, वस्तु चलेगी नहीं। और आप जब ये ग्राफ खींचोगे बिल्कुल एक सीधी रेखा आएगी। क्या आएगी? सीधी रेखा। कहाँ तक? यहाँ तक, ये 20 न्यूटन तक। 5 पे 5 ऐसे बनाते हैं ना ग्राफ। अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं, ये थोड़े से सीधा कर लेना बच्चे। ये खींचने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये नहीं आपको, बस यहाँ पे कोई खींचना है। मैंने कहा बताओ यहाँ तक वस्तु चली है क्या? आपने कहा चल कैसे जाएगी, अभी तक तो 20 न्यूटन ही लगा है। इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है, इसको स्थैतिक क्षेत्र बोलते हैं। मतलब यहाँ वस्तु चल नहीं रही है, चलने का प्रयास कर रही है, स्थैतिक क्षेत्र। आपने कहा अच्छा, ये 20 न्यूटन का बल है, घर्षण भी 20 न्यूटन हो गया। 20 न्यूटन से ज़्यादा घर्षण नहीं हो सकता, मतलब ये सीमांत घर्षण है। सीमांत घर्षण है बच्चों। आपको किताब में हो सकता है ये नंबर ना लिखे मिले, क्योंकि ये नंबर फिक्स नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपने बाहर से बल बढ़ा के 20 से थोड़ा सा ज़्यादा किया, वस्तु चलने लगी, और वस्तु चलने लगी तो घर्षण कौन सा आ जाएगा? गतिक घर्षण आ जाएगा। तो और ध्यान रखना बच्चों
कि गतिक घर्षण स्थैतिक सीमांत घर्षण से कम होता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, अभी लिखवा भी दूंगा, थोड़ा सा फील भी करा दूंगा कि जो गतिक घर्षण होता है, चलने वाला घर्षण होता है, वो इस सीमांत घर्षण से कम होता है। इसलिए आपको किताब में ग्राफ ऐसे मिलेगा और फिर ये ऐसे मिलेगा। इसका क्या मतलब है, सीधा क्यों हो गया, मैंने कहा बाहर से 20 न्यूटन है, अंदर भी 20 न्यूटन, वस्तु रुकी हुई है। थोड़ा सा जैसे ही बल बढ़ाया वस्तु चलने लगी तो घर्षण का मान गतिक घर्षण हो गया, जो सीमांत घर्षण से, ये सीमांत घर्षण है, कम होता है और उसके बाद उसका मान फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो घटता बढ़ता नहीं है। ये 20 है, हमने कहा ये मान लेते हैं, ये 18 न्यूटन है, तो आगे ही हमेशा 18 न्यूटन रहेगा। मैंने आपको बताया भी कि जो गतिक घर्षण होता है वो अपना मान नहीं बदलता, ये गतिक घर्षण है। और इस क्षेत्र को गतिक क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वस्तु गति कर रही है। क्या बोलते हैं, गतिक क्षेत्र। ये कौन सा है, ये स्थैतिक क्षेत्र है। और ये कौन सा घर्षण है, यहाँ ये स्थैतिक घर्षण है। और बच्चों कोई आपसे पूछ ले कि ये कोण कितना है, तो आप बता देना ये 45 डिग्री का कोण है। आप पूछोगे मुझसे भी क्यों, तो मैंने कहा बताओ ये कितना, ये 20, ये कितना 20। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल मान लूँ और यहाँ से tan थीटा निकाल लूँ, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 20, आधार कितना है 20, 20 बटे 20 1, tan 45 का मान होता है, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। कोई आपसे एक कोण पूछ ले 45, ये पूछ ले तो ये भी 45, ये ग्राफ है। अब आपको ये दिया रहा होगा कि गतिक घर्षण सीमांत घर्षण से कम क्यों होता है। आपने एक बात देखा होगा, फील करना कि जब आप साइकिल को चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो शुरू में बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार साइकिल चलने लगती है तो उतना ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं। बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जितना उसको चलाने में लगाना पड़ा था उससे कम लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हमें साइकिल को चलाना था तो हमें किसको पार कराना था, सीमांत घर्षण को। जब वो चलने लगा, गति में आ गई, घर्षण कम हो गया, अब हमें कम बल लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो गतिक घर्षण है ये सीमांत, अच्छा सुना, कई बच्चे ना मन में डाउट रख लेते हैं कि ये गतिक घर्षण इससे कम होता है। ना, स्थैतिक घर्षण तो फिक्स ही नहीं है, ये तो लगातार बदल रहा है, यहाँ जाकर सबसे ज्यादा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि गतिक घर्षण इस सीमांत घर्षण सबसे ज्यादा जो घर्षण है उससे कम होता है। ठीक है, तभी तुम ये कह दो कि गतिक घर्षण इस स्थैतिक घर्षण से कम होगा। देखो यहाँ घर्षण कितना है 10, ये तो इससे ज्यादा है, तो गतिक घर्षण सीमांत घर्षण से कम होता है। लिख लेना, गतिक घर्षण सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। और ध्यान ये भी रख लेना कि जो म्यूएस था और म्यू के था, ये म्यूएस बड़ा होता है। म्यूएस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक, तो ये हमेशा बड़ा होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, तो ये छोटा होता है गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये पहला वीडियो था हमारा घर्षण बल से जुड़ा हुआ, अभी 2 वीडियो और करेंगे। अगले वीडियो में बच्चों में कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके, और लास्ट वीडियो में हम फिर थोड़े से और कॉन्सेप्ट की, घर्षण कोण क्या होता है, वो स्लाइडिंग एंगल क्या होता है, जब एक अनंत तल पे ऐसे रख देते हैं, कुछ मिक्स करेंगे। 3 वीडियो में हम घर्षण पूरा कर देंगे। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गया होगा, आपने अच्छे से इसको समझा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।